हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में पैडल इक्वेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए पैडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जो हमारी तरफ से पैडल इक्वेशन का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। यदि इसके बाद भी आपको किसी एग्जाम्पल में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो ये रहेगा। एग्जाम्पल, फाइंड द फाइंड द पैडल इक्वेशन फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है। पॉसिबिलिटी है कि ये आपके भी एग्जाम में पूछा जाए। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको एक कर्व दिया है और वो कर्व क्या है? एस्ट्रॉइड है। ये बनता कैसे है आपको इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए। और बुक वाले ने कहा कि कर्व की इक्वेशन ये है। ये एस्ट्रॉइड कैसे बनता है इसका आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि हमारे पास कर्व की इक्वेशन ये है। ये कार्टेशियन फॉर्म में है या फिर पोलर फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है, मतलब ये टाइप 2 है। टाइप कौन सा है? सेकंड, जिसमें कर्व की इक्वेशन जो दी गई है ना वो किसके अंदर दी गई है? एक्स और वाई में। इससे पहले हम टाइप फर्स्ट देख चुके हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर जो कर्व की इक्वेशन दी हुई रहती थी ना वो किसके अंदर दी हुई रहती थी? आर और थीटा में दी हुई रहती थी। ये किसके अंदर दी हुई है? एक्स और वाई में। अब बुक वाला चाहता है कि ये जो आपने कर्व बनाया है ना इसकी पैडल इक्वेशन फाइंड करो। इसकी क्या फाइंड करो? पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन का मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो P और R के बीच में हो। एक ऐसी इक्वेशन जो P और R के बीच में रिलेशन को दिखाती है, वो इक्वेशन ही क्या कहलाती है? पैडल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कुल मिला के हमें एक पैडल इक्वेशन निकालनी होगी। और पैडल इक्वेशन किस किस के बीच में रिलेशन दिखाती है? P और R के बीच में। बात आती है कि P क्या है और R क्या है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, मान लो एक बार के लिए मान लो ये एस्ट्रॉइड ही है। इस पे कोई पॉइंट P है मेरा। इस P को जब मैंने यहां से मिलाया ओरिजिन से या पोल से तो ये डिस्टेंस तो मेरी कहलाती है R। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? R। इस P पे मैंने एक टेंजेंट बनाई। इस P पे मैंने एक स्पर्श रेखा बनाई। क्या बनाई? स्पर्श रेखा। इस पोल से इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला? परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो स्मॉल p है। वो क्या है? स्मॉल p। तो इस स्मॉल p और इस r के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो रिलेशन ही मेरा क्या कहलाता है? पैडल इक्वेशन कहलाता है। ये वाला p नहीं, ये तो कर्व के ऊपर कोई पॉइंट p लेके चलते हैं। इस p की बात होती है, स्मॉल p की। तो स्मॉल p और इस r के बीच में जो इक्वेशन होती है ना वो इक्वेशन ही मेरी क्या कहलाती है? पैडल इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? एस्ट्रॉइड के ऊपर एक पॉइंट P लेंगे, उस P के कोऑर्डिनेट लेंगे। उस P के कोऑर्डिनेट लेने के बाद उसके ऊपर से एक टेंजेंट क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे। उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के बाद ओरिजिन से या पोल से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालने के बाद उसकी क्या फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। और लेंथ फाइंड करने के बाद जुगाड़ लगाते हुए P और R के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे और वो रिलेशन ही मेरी क्या होगी? पैडल इक्वेशन होगी। इतनी बात सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ। एक बार इसको हटा देते हैं। डस्टर कहाँ गया? एक बार देख, ये मिल गया। द गिवन कर्व इज
द गिवन कर्व इज एस्ट्रॉइड, द गिवन कर्व इज एस्ट्रॉइड whose equation is whose equation is x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट P लेना होगा, पॉइंट P लेना होगा। नाउ लेट a पॉइंट P on the given curve whose coordinate is a cos क्यूब t कॉमा b sin क्यूब t। ये बात आपको यहां पे याद रखनी होगी। एस्ट्रॉइड के ऊपर जो पॉइंट P लिया जाता है उसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से लिए जाते हैं। ये बात आपको यहां पे ध्यान ही रखनी होगी कि एस्ट्रॉइड के ऊपर पॉइंट किस प्रकार से लिए जाते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या लिया था, एक इलिप्स लिया था, और इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट्स लिए थे ना, वो ये लिए थे, उसके कोऑर्डिनेट a cos थीटा और b sin थीटा। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने इलिप्स लिया था, ये वाला इलिप्स लिया था हमने, इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट P लिया था, उस P के कोऑर्डिनेट ये लिए थे। इस बार एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड के ऊपर पॉइंट P लेना होगा और उसके कोऑर्डिनेट ये लेने होंगे। आपको ये बात याद रखनी होगी यहां पे। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इस पॉइंट P से पास करती हुई मुझे एक टेंजेंट बनानी होगी, स्पर्शरेखा बनानी होगी, और उसकी क्या फाइंड करनी होगी, इक्वेशन फाइंड करनी होगी। नाउ equation of the tangent which passes through the point P। इस पॉइंट P से पास करते हुए मुझे क्या बनानी होगी, एक टेंजेंट बनानी होगी, और उस टेंजेंट की मुझे क्या करनी होगी, इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताई थी, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो y की जगह तो y माइनस स्मॉल y, इस बार मैंने कितना लिया है, b साइन क्यूब टी, तो इधर आ जाएगा b साइन क्यूब टी। एक बार dy अपॉन dx की जगह dy अपॉन dx लिख दो, x की जगह x लिख दो, माइनस स्मॉल x मैंने कितना लिया है, a cos क्यूब टी, a cos क्यूब टी, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो एक बार के लिए 2, इसको एक बार के लिए इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब इधर ध्यान से देखो, अब मैं कैसे भी करके ये dy अपॉन dx निकालना चाहता हूं। ये dy अपॉन dx मुझे क्या करना होगा, निकालना होगा। और ये dy अपॉन dx निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको हटा दें क्या, ये डायग्राम से हटा दें। अब देखो करेंगे क्या, मैं समझा देता हूं। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद पोल से या फिर ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और उस परपेंडिकुलर की क्या लेंथ फाइंड करेंगे, तो ये p फाइंड कर लेंगे। तो हटा देते हैं इसको ना एक बार के लिए, नीड होगी तो मैं फिर से बना दूंगा, एक बार के लिए हटा देते हैं। अब देखो, अब हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। सो नाउ dy अपॉन dx, क्या इस dy अपॉन dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। तो dy dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अपॉन, मेरे पास y है ये और मेरे पास x है ये, इस y का मुझे t के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, या इसका क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो b तो कांस्टेंट, साइन क्यूब t का करोगे तो 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा, cos t अपॉन इस x का मुझे t के रेस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट, कोस क्यूब टी का करोगे तो 3 कोस स्क्वायर टी,
और cos t का फिर से करोगे तो माइनस का sin t, तो माइनस तो लगा देते हैं आगे और इधर आ जाएगा sin t। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। एक साइन टी से एक साइन टी गया, एक कोस टी से एक कोस टी गया, 3 से 3 गया, तो ये बचेगा माइनस का b अपॉन ए साइन टी अपॉन कोस टी। तो ये dy अपॉन dx मेरे पास कितना आएगा? और ये यहाँ पे सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a cos क्यूब टी a sin क्यूब टी लेते हैं, सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे b नहीं लेते क्योंकि a cos थीटा b sin थीटा लेते हैं पैरा एक इलिप्स के अंदर। यहाँ पे a cos क्यूब टी और a sin क्यूब टी लेते हैं, सॉरी यहाँ पे करेक्शन करना सब लोग। ये जो पॉइंट लिया जाता है ना, ये a cos क्यूब टी और क्या लिया जाता है, a sin क्यूब टी लिया जाता है। इसको यहाँ करेक्शन करें, यहाँ पे b नहीं लिया जाता क्योंकि यहाँ पे a रहता है ना, इसलिए a लिया जाता है। वो मेरे को इलिप्स का ध्यान रखो, इसलिए मैंने b कर दिया, क्योंकि इलिप्स के अंदर a और b दोनों आते हैं, इसलिए मैंने b कर दिया। a cos क्यूब टी और a sin क्यूब टी करो तो यहाँ पे कितना आएगा, a आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, a, और यहाँ पे रहेगा माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, जिससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इधर कितना बचेगा, माइनस का tan t, माइनस का क्या बचेगा tan t, और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 3। यहां तक सबको क्लियर है क्या? इसमें इसमें करेक्शन करें, सब b की जगह a करें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 का यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास ये कितना बनेगा, y माइनस बी साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस का tan t x माइनस a कोस क्यूब टी। यहां तक सबको क्लियर है? इसके नीचे अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस बी साइन क्यूब टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का x tan t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a कोस क्यूब टी tan t। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब इधर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए ना, इस तरफ लिख रहे हैं, एक बार वहां तक सबको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, एक बार देखना नीचे तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर, यहां तक इसको हटा देते हैं एक बार, है ना। इधर देखें तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस बी साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस एक्स tan t प्लस a कोस क्यूब टी। इस tan t को क्या मैं sin t अपॉन कोस टी लिख सकता हूं क्या? sin t अपॉन कोस टी लिख सकते हैं। इससे a की कैंसिल होगा तो इधर बना देगा कितना, स्क्वायर, इधर कितना बना देगा, स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था ना वहां पे। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये tan t इधर आएगा तो x tan t, इसकी बात हो रही है, ये इधर इसको इधर ट्रांसफर करके y पहले से इधर है तो प्लस का y, ये b साइन क्यूब टी ऐसे कैसे, और ये इधर आएगा तो माइनस का बन के आएगा माइनस, और ये इधर बना देगा कितना, a कोस स्क्वायर टी साइन टी। यहां तक सबको क्लियर है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x tan t प्लस y माइनस, इसमें से मैं यहां पे b कैसे आ गया, यहाँ पे a करो, यहाँ पे a कर दिया था ना उसमें, यहाँ पे a करना भूल गए, यहाँ पे a करो, यहाँ पे a करना भूल गए हम, क्योंकि बाकी जगह तो a कर दिया, यहाँ पे a करना भूल गए। यहाँ पे a करो, यहाँ पे सब जगह a करो, बाकी जगह तो हमने कर दिया था, यहाँ पे a करना भूल गए ना, यहाँ पे a करो, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा a। इसमें से एक काम करते हैं, a साइन t को कॉमन ले लेते हैं। a साइन t को अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर t, और इधर कितना बच जाएगा, कोस स्क्वायर टी। और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x tan t प्लस y माइनस a साइन t, और इक्वल में तो जीरो चल ही रहा है, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो इक्वल में जीरो चल रहा है, इक्वल में इधर ट्रांसफर कर दो, इक्वल में ये कितना बना देगा, पूरा 1 बना देगा, और 1 बना देगा तो t इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 4।
ये आपके पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आई है। किसकी इक्वेशन आई है? टेंजेंट की। जो एस्ट्रॉइड के पॉइंट पी से क्या हो रही है? पास हो रही है, उस टेंजेंट की क्या है ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे? ओरिजिन से या फिर मूल बिंदु से इसके ऊपर एक डालेंगे परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर की क्या फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर which was drawn from origin to the tangent। तो हम मूल बिंदु से इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और उस परपेंडिकुलर की क्या फाइंड करने जा रहे हैं? लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं। और लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मॉड्यूलस। कैसे फाइंड की जाती है लेंथ? पहली बात तो इसको स्मॉल पी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की जगह और वाई की जगह 0 0 पुट करेंगे, क्या? क्योंकि कहां से डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाल रहे हैं। कहां से डाल रहे हैं? तो इसकी जगह 0 पुट करेंगे, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, तो ये दोनों तो गए 0, तो ऊपर कितना बच जाएगा? ए साइन टी। कितना बच जाएगा? ए साइन टी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर जो आता है ना, वो आता है एक्स का और वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो इधर तो आ जाएगा टेन स्क्वायर टी, और इधर आ जाएगा इस वाई का कोफिशिएंट कितना है? 1। इधर आ जाएगा 1। ये परपेंडिकुलर फाइंड करने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया? परपेंडिकुलर। इसको हटा देंगे इस तरफ। बस हमने यहां पे थोड़ी सी एक लिखने में गलती कर दी, वहां पे बी की जगह क्या कर लो? ए कर लो, बाकी पूरा प्रॉपर चल रहा है ना। इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट आ गई, और टेंजेंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और उस परपेंडिकुलर की हमने क्या फाइंड कर ली? लेंथ। अभी तक देखो, क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या? स्मॉल p इज इक्वल टू, ये मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो कितना बना देगा? ए साइन टी बना देगा, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना बना देगा? सेक थीटा। तो यहां से जो मेरा p आएगा वो कितना आएगा? ए टी, नहीं टी आएगा, सॉरी, ए साइन टी, और उधर कितना चला जाएगा? कोस टी। और ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 5। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 5। अब हमारे पास P तो आ गया, लेकिन R आ रहा है क्या कहीं पे? R नहीं आ रहा। तो मुझे P और R के अंदर रिलेशन नहीं मिल रहा ना कहीं भी। ये भी P और R के अंदर रिलेशन नहीं है, ये भी P और R के अंदर रिलेशन नहीं है। और जब तक हमें P और R के अंदर रिलेशन नहीं मिलता, जब तक हमें क्या नहीं मिलती? पैडल इक्वेशन नहीं मिलती। तो अब हमें P और R के अंदर क्या लाना होगा? रिलेशन लाना होगा। वी नो डेट, क्या आप ये जानते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? जानते हैं हम लोग। ये मैं बहुत बार बता चुका कि आर स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह तो कितना रखोगे? ए कोस क्यूब टी, ए कोस क्यूब टी। आर की जगह तो ये लिख दोगे, इसका होल स्क्वायर। और वाई की जगह कितना लिखोगे? ए साइन क्यूब टी, इसका भी क्या कर दोगे? होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक दिक्कत नहीं है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस की पावर 60, ए स्क्वायर कोस की पावर 60 प्लस ए स्क्वायर साइन की पावर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो कोस की पावर 60 प्लस साइन की पावर 60। यहां तक सब क्लियर है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब। ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ब्रैकेट में कितना जाएगा? ये लास्ट तक दिखाई दे रहा है क्या? देख रहे हैं वो लिखा हुआ प्रॉपर, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपर लिखा हुआ? अब इधर देखो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए कितना है हमारे पास? कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब माइनस का 3ab। 3a की जगह कितना आएगा? कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी
ब्रैकेट में कितना जाएगा a प्लस बी, तो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। यहां तक सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ। ये वैल्यू मुझे कितना देगा 1, और ये भी वैल्यू मुझे कितनी देगा 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, और उसको भी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 3 कोस टी साइन टी का होल स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर मेरी बन गई एक बार के लिए 6। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? इस तरफ का थोड़ा सा हटा दें क्या? पहले हमने टेंजेंट फाइंड की, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये हमने परपेंडिकुलर की क्या निकाल ली, लेंथ निकाल ली। अब हम कैसे भी जुगाड़ लगा के पी और आर में रिलेशन लाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस 3 की जगह 3। एक बार इसको ध्यान से देखें आप, कोस टी साइन टी, यहां पे कोस टी और साइन टी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या पी अपॉन ए आएगी, नहीं आएगी? पी अपॉन ए आएगी ना। तो क्या मैं यहां पे पी अपॉन ए लिख सकता हूं क्या, पी अपॉन ए का होल स्क्वायर? चाहे निकाल के देख लो, यहां से पी अपॉन ए आएगी और वो पी अपॉन ए मैंने यहां पे क्या कर दिया पुट। और क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 3 पी स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्मॉल पी ऐसे करो इसको, नहीं आप इसको वो समझ बैठेंगे पॉइंट पी समझ बैठेंगे, पॉइंट पी नहीं है ये स्मॉल पी है, ध्यान रखना यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्मॉल पी है। एक बार आप इसको ध्यान से देखें, क्या इसके अंदर आपको P नजर आ रहा है, स्मॉल p? बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या इसके अंदर आपको स्मॉल r नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके अंदर P भी नजर आ रहा है, इसके अंदर r भी नजर आ रहा है। तो क्या ये पैडल इक्वेशन है क्या? बिल्कुल ये पैडल इक्वेशन है, यानी कि ये पदिक समीकरण है। और बुक वाले ने हमसे पूछा भी क्या था, पदिक समीकरण ज्ञात करो, तो हमने दिए गए एग्जाम्पल की क्या फाइंड कर दी, पदिक समीकरण या फिर पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। किसकी इक्वेशन निकाली? टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। कहां से डालना है परपेंडिकुलर? ओरिजिन से। और उसकी क्या फाइंड की? लेंथ फाइंड की। परपेंडिकुलर डाला, उसकी लेंथ फाइंड की टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डाल के, और फिर इस रिलेशन का यूज करते हुए हमने कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए पी और आर के बीच में क्या निकाल दिया, रिलेशन। और पी और आर के बीच में जो रिलेशन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, पैडल इक्वेशन कहलाती है। इस प्रकार से ये एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पैडल इक्वेशन का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का पैडल इक्वेशन से डाउट रहता है किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ लास्ट तक बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।